और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को महदूद मुद्दत का पासपोर्ट जारी करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इल्तिजा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर और सीआईडी पर कई संगीन इल्जाम आयद किए थे। अब उनके इल्जाम पर जम्मू कश्मीर पुलिस का रद्दी अमल सामने आया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए महबूबा मुफ्ती की बेटी के तमाम इल्जाम को खारिज किया है। पुलिस ने कहा कि इल्तिजा ने जो इल्जाम आयद किए हैं वो सरासर झूठे और बेबुनियाद हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक ये कहना है कि सीआईडी की तरफ से किसी तरह का दबाव डाला नहीं गया, तो इस तरह का कोई भी दावा बिल्कुल गलत है। इससे कबल मीडिया से बात करते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने कहा था कि वो कानून की पासदारी करने वाली शहरी है, तो फिर उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्यों लगाया गया। इल्तिजा ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से लोगों की आवाज दबाई जा रही है। इल्तिजा मुफ्ती पासपोर्ट मामले में रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर देवेंद्र कुमार ने न्यूज 18 के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट हुकाम पर इल्जाम लगाने का इल्तिजा मुफ्ती के पास कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा कि मुनासिब तरीकेकार के तहत इल्तिजा मुफ्ती को पासपोर्ट जारी किया गया। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर के मुताबिक पासपोर्ट की 2 साल की हद के पीछे वजह कुछ मनफी रिपोर्ट्स है, लेकिन उनका इंकिशाफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट ऑफिस अदालत में मुकदमे की पैरवी करेगा और अपना मौक़िफ़ पेश कर देगा। एक्चुअली आपको तो पता ही होगा कि हम कोई भी पासपोर्ट इशू करने से पहले हम सीआईडी और पुलिस अथॉरिटीज का क्लियरेंस मांगते हैं। अब अननेसेसरी किसी पे इल्जाम लगाना ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। वैसे आम आदमी को पता भी नहीं होता है कि पासपोर्ट इशू करने से पहले क्या रिपोर्टें आई हैं, क्या नहीं आई हैं। तो जो रिपोर्ट और हम जो भी पासपोर्ट इशू करते हैं वो सीआईडी की रिपोर्ट, फाइनल जो रिपोर्ट होती है उन्हीं के बेस पे हम करते हैं। तो उनका जो एप्लीकेशन था उसमें जो पासपोर्ट का के लिए अप्लाई किया था उसमें 2 साल के उसमें मास्टर्स करने का यूएई से करने के लिए उन्होंने मतलब प्रे किया था उसमें। तो उनकी एप्लीकेशन को कंसीडर करके और हमारा जो रिपोर्ट्स है इंटेलिजेंस का उनको करके हमने ये डिसाइड किया कि उनको 2 साल का उसका मास्टर्स करने के लिए उनको पासपोर्ट इशू किया जाए। जी, तो उनका मानना ये है कि वो एक नॉर्मल सिटीजन है, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है इंडिया की। तो उस हवाले से जो पासपोर्ट नॉर्मली मिलता है वो उनको नहीं मिला है, सिर्फ 2 साल का मिला है। उसके हवाले से क्या कहना चाहिए? वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी पासपोर्ट हम इशू करते हैं उसके पीछे उसका बेस हमें जो मिलता है यहाँ पे उनका रिपोर्ट, इंटेलिजेंस का रिपोर्ट होता है। उसके बेस पे हम किसी भी एप्लीकेंट को पासपोर्ट इशू करते हैं। तो सीआईडी का जो रिपोर्ट है, पुलिस अथॉरिटीज का रिपोर्ट है, उनको कंसीडर करते हुए हमने ये डिसीजन लिया है। वादी कश्मीर में मंदिरों की जायदादों की गैरकानूनी लीज पर दिए जाने के मामले में जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जांच का हुक्म दिया। मामले की एसआईटी जांच की डिविजनल कमिश्नर दफ्तर ने डिप्टी कमिश्नर कश्मीर डिवीजन को इस मामले में कानून के मुताबिक जरूरी कार्रवाई करने की हिदायत दी है। इसके साथ साथ मंदिरों, गुरुद्वारों और दीगर मजहबी मकामात की अपडेटेड फहरिस्त पेश करने का भी हुक्म दिया है। जम्मू कश्मीर पेश फॉर्म ने इस हवाले से एलजी को खत लिखा था जिसमें यह बताया गया था कि पिछले 33 वर्षों से अक़लियतों के मंदिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस तरह हुकूमत ने कदम नहीं उठाया है। हत्ता कि अदालत की जानिब से भी 12 अहकाम जारी किए जाने के बावजूद मंदिरों की जायदादें गैरकानूनी तौर पर लीज कर दी गई है।
जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने प्राइवेट स्कूलों की इंतजामिया से कहा है कि वो मखसूस दुकानों से किताबें, यूनिफॉर्म खरीदने पर लोगों को मजबूर न करे। स्टूडेंट्स ने माँ बाप को राहत पहुंचाने के खातिर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने बड़ा फैसला लिया। हमारी चैनल की तरफ से खबर नशर किए जाने के बाद इंतजामिया का ये बड़ा फैसला सामने आया और न्यूज़ 18 JKLH की खबर का असर देखने को मिला। ये ऑर्डर जो आया है बच्चों के हवाले से, छोटे बच्चों के हवाले से, मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छा है। हम देख रहे थे सुबह बच्चे जब निकलते थे अपना वो बस्ता लेकर, बच्चे को उतना वजन नहीं होता था जितना बस्ते का वजन होता था, अनबर्ड मतलब कोई फायदा नहीं होता था। तो ये जो गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है, दिस अ वेलकम स्टेप, कि बच्चों के पढ़ाई जो होगा वो स्कूल में होगी और बुक्स होगी वो भी स्कूल में होगी। दूसरा जो इन्होंने वो यूनिफॉर्मिटी की है, जैसे वो एक मोनोपोली बनाई थी इन्होंने जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं कि फलानी जगह से आपको किताब लेनी है, आपस में साजबाज जाता है, उसका उन्होंने वाइंड अप कर दिया है। दिस इज द मोस्ट वेलकम स्टेप। हम ये चाहते हैं लोगों को राहत आएगी तो लोग तो जरूर उसका वेलकम करेंगे। ये वेलकम स्टेप है, दिस इज अ वेरी नाइस स्टेप है। हमने भी पढ़ाइयाँ जब की तो हमारे असातिज़ा का रोल, हमारे स्कूल ओनर्स का रोल बहुत मुस्बत हुआ करता था, लेकिन अब चीजें मुनफी देखने को मिल रही है। एक स्कूल ओनर अब ज्यादा से ज्यादा बिजनेस हासिल करना चाहता है और इस बिजनेस रिलेशनशिप को जो है वसीतर इतना बनाया गया है कि पब्लिकेशन भी खुद ही स्कूल ओनर कर रहा है, बुक सेलर भी वो खुद है, यूनिफॉर्म भी वो खुद बेचता है, जूते भी वो खुद बेचता है। और इस न्यूसेंस को कहीं ना कहीं कर्ब करने के जो गवर्नमेंट ने इख्तिदाम उठाए, जो जहां हैंड इन ग्लो वाला रिलेशनशिप रहता है ऐसे बिजनेस हाउसेस के साथ, वो कर्ब करने में ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। रविंद्र रैना ने गुलाम नबी आजाद की किताब पर अपना रद्द अमल जाहिर किया है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर का कहना है कि उन्होंने अभी तक वो किताब नहीं पढ़ी। रविंद्र रैना कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों के माइग्रेशन के बारे में किताब में जो कुछ भी लिखा गया है इससे वो मुत्तफिक नहीं है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को जगमोहन ने नहीं बल्कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी के नतीजे में माइग्रेशन करना पड़ा। उन्होंने कहा कि बंदूक की नोक पर अलहदगी पसंदों ने कश्मीरी पंडितों और मुल्क हामी लोगों को वादी से निकाला था। राना सांबा में न्यूज़ 18 से बातचीत कर रहे थे। गुलाम नबी आजाद साहब ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी अपने जिंदगी के ऊपर आधारित जो किताब लिखी है, मैंने नहीं पढ़ी, जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। लेकिन जो कश्मीरी पंडितों के पलायन के बारे में, जो 1990 में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी से निकाला गया, उस संदर्भ में जो उन्होंने लिखा है मैं उससे सहमत नहीं हूं। श्री जगमोहन जी ने कश्मीरी पंडितों को घाटी से नहीं निकाला था, पाकिस्तान के बंदूक वालों ने, अलगाववादियों ने, हुर्रियत के लोगों ने उस वक्त कश्मीर में तांडव मचाया था। और न केवल कश्मीरी पंडित, कश्मीरी सिख और जो हुब्बुल वतनी का जज्बा रखने वाले, चाहे सियासी या सोशल वर्कर्स थे, वो चाहे हिंदू थे या मुसलमान थे, उनको भी बंदूक की नोक पर कश्मीर से बाहर निकाला गया था 1990 के दौर में। वो कुछ जगमोहन जी ने नहीं निकाले थे। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर ने मीर वाइस मौलवी उमर फारूक की नजरबंदी पर गम गुस्से का इजहार किया। आज जामा मस्जिद इमाम अहमद सईद नक्शबंदी ने नमाज जुमा के मौके पर कहा कि मीर वाइस की मुसलसल नजरबंदी नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि मुतादिद अपीलों के बावजूद मीर वाइस उमर को रिहा नहीं किया जा रहा है और लोग मजहबी रहनुमाई से महरूम हो रहे हैं। नजर बंद उमर फारूक से, मगर यह अफसोस मुकाम बार बार आयश हुकूमत अपील करान इम आजाद करान इम फर्ज अदा सो गए जुमा नमाज बेकलन अवामस वनेश मुतबर्रक आया शब काबिल
छठा बेहतर गयो, छठा जान गयो, हुकूमत खवाते शान खवाते हरगा तिमन ये नजर बंदी दूर कर कोशिश करा ये अपील मरकजी हुकूमत। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट ने एसपीओज की सर्विस के हवाले से नई विलेज डिफेंस पॉलिसी को रद्द कर दिया है। कल अदालत ने इस ज़िम्न में वकला के दलाइल तफसीलन सुने। अदालत का कहना है कि वो इस बात पर कायल नहीं है कि वो विलेज डिफेंस ग्रुप स्कीम 1995 के तहत दरख्वास्त गुजारों को ये हक हासिल रहेगा कि वो गैर मुअय्यनी मुद्दत तक एसपीओ के बतौर सर्विस करेंगे। दरख्वास्त गुजारों की तरफ से पेश होने वाले एडवोकेट तरुण शर्मा ने न्यूज़ 18 के साथ इस ज़िम्न में तफसीलात साझा किए। अब एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट आई है कल हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट में, जिसमें हमने ये प्लीज ऑनरेबल हाई कोर्ट के आगे ली कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, और एस्टीम्ड ऑनरेबल हाई कोर्ट, जिसका मैं बहुत ग्रेटिट्यूड करता हूँ, हमारी प्लीज को एक्सेप्ट करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें कहा कि वीडीसी एसपीओ का स्टेटस नहीं हिलाया जाएगा। उनको 18-18 हज़ार रुपया तनख्वाह मिलेगी और उनको जो भी सर्विस बेनिफिट्स मिलते थे वो मिलते रहेंगे। और उसके बाद ये भी कहा है कि वीडीसी मेंबरों को 4,000 रुपया मिलेगा, जो वीडीसी मेंबर्स को आज तक कभी भी रेम्यूनरेशन नहीं मिली थी एक ऑफिशियल तरीके से, उनको 4,000 रुपया रेम्यूनरेशन मिलेगी। और बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में फिल्म पॉलिसी के बाद फिल्म शूटिंग का रुझान आए रोज बढ़ने लगा है। इसी कड़ी के तहत टंगमग, द्रंग और दीगर मुख्तलिफ इलाकों में सिख कम्युनिटी पर मबनी वाली फीचर फिल्म मिट्टी नसीब दी की शूटिंग हो रही है। इस फीचर फिल्म में तमाम मकामी आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, जिनमें सिख और मुसलमान दोनों शामिल हैं। खास बात यह है कि इस फिल्म में नौजवानों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका दिया जा रहा है। इन अदाकारों ने जम्मू कश्मीर में अपनी फिल्म इंडस्ट्री कायम करने की मांग की। टंगमग, द्रंग और दूसरे इलाकों में शूटिंग पर इन लोगों ने खुशी का इजहार किया। वहीं मकामी लोगों ने भी फिल्म शूटिंग के रुझान के बढ़ने पर मसरत का इजहार किया। हमने गुज़श्ता कई महीनों से देखा है गुलमर्ग के साथ साथ गुलमर्ग के दामन में टंगमर्ग और इसके मुल्हिका इलाके जो हैं, मुख्तलिफ फिल्मों की शूटिंग होती है। आज भी यहाँ पे जो सिख धर्म पे एक बनी हुई फिल्म है, फीचर फिल्म है और मिट्टी नसीब दी, और उसकी शूटिंग यहाँ पे चकत्रेरन में हो रही है। और यहाँ पे ये जो आर्टिस्ट आप देख रहे हैं मेरे पीछे, और यही आज इस शूटिंग में लगे हैं। हमारे साथ ये आर्टिस्ट हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जी बताइए, आप अभी टंगमर्ग के इस यानी खूबसूरत इलाके में आप शूटिंग कर रहे हैं, जो अपनी एक्टिंग है वो दिखा रहे हैं इन हसीन वादियों में, क्या कहेंगे? पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा न्यूज़ 18 का कि आप लोग जब भी कोई हमारा इवेंट होता है आप लोग आते हैं, शुक्रिया उसके लिए। हाँ, ये जो फिल्म है ये हम किसी धर्म के बारे में हम बात नहीं करेंगे, किसी धर्म के लिए फिल्म नहीं बन रही है। ये कश्मीर की जो पिछले कुछ दिहाइयों से यहाँ हालत ख़राब है उसको लेकर एक एक्सप्लोर कर रहे हैं। मेरे दोस्त बलबीर सिंह ने ये लिखी है, वही डायरेक्ट भी कर रहे हैं। आप बताइए, आप डायरेक्टर, आपने कहानी खुद लिखी है और अभी आप शूट भी करवाए हैं, डायरेक्शंस का दिला रहे हैं, और यहाँ पे आपने लोकल आर्टिस्ट को चुना है इसमें, तो कैसे देखते हैं आप? क्या आपको लगा कि ये मुश्किल होगा? आप लोकल और जिनकी एक्सपीरियंस नहीं है उनका टैलेंट आप बाहर निकाल रहे हैं। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज थी, क्योंकि जिस लैंग्वेज में हम फिल्म कर रहे हैं, जैसे हम पहाड़ी पंजाबी, यहाँ का कश्मीरी सिख बोलता है, इस लैंग्वेज में फिल्म करना अपने आप में एक चैलेंज थी, क्योंकि हमारे इस लैंग्वेज के एक्टर नहीं थे, जिसमें हमने फिर वर्कशॉप्स वगैरह किए। उसके बाद हमने ऑडिशंस वगैरह करके जो हमने अपने किरदारों को ढूंढा और ढूंढकर हमने उनको अपनी फिल्म में लाया। उन्होंने अपनी तरफ से उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की, उन्होंने अच्छा किया। हमारी लोकल इंडस्ट्री का होना यहाँ पे कितना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि हमारे आर्टिस्ट हैं, फ्रेशर हैं, अभी आगे जाके ये और काम करेंगे, या हमारे जो अच्छे एक्टर हैं जो अभी बॉलीवुड में काम कर रहे हैं या बाहर की वेब सीरीज़ वगैरह में काम कर रहे हैं, लेकिन बात वही, जावेद साहब ने भी आपसे वही बात की कि उनको रोल जो होते हैं छोटे रोल होते हैं, वैसा रोल नहीं होता है। अभी मुझे फ़ख्र है कि इस एज में हमारे सानी साहब ने हमें इस फिल्म में एज ए एक्टर काम करने का मौका दिया, और एलजी साहब का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने इस पॉलिसी को अपनाया। मैं कोई एक्टर नहीं हूं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम इस फिल्म में काम कर रहा हूं एज ए किरदार। उसका जो हमारी नौजवान पीढ़ी है
इस पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। इसके लिए हम आपका और सबका नाज़रीन, धन्यवाद करते हैं। आपने सुना है कि इस तरह ये जो यहाँ पे एक्टर्स हैं उनका कहना है कि मिट्टी नसीब दी जो एक फीचर फिल्म हो रही है और इसमें जो लोकल टैलेंट है, लोकल आर्टिस्ट है, उनका यहाँ पे काम लिया जा रहा है, वो अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। इनकी डिमांड है अब यहाँ कश्मीर के अंदर अपनी लोकल इंडस्ट्रीज जो है वो कायम होनी चाहिए ताकि यहाँ का टैलेंट जो है वो अच्छी तरह निखारा जा सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमग से मुनीर हुसैन हुर्रा। सीआरपीएफ के 110 बटालियन की जानिब से लेथपोरा पामपोर में हथियारों की नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें लोगों की इन हथियारों के बारे में जानकारी फराहम की जा रही है। 110 बटालियन सीआरपीएफ यौम तासीस मना रहे हैं, जो इतवार तक जारी रहेगा। मौजूद है लेथपोरा अवंतीपोरा में। यहाँ 110 बटालियन का राइजिंग डे मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में यहाँ एक जो हथियार है इनका भी डिस्प्ले किया गया, हम आपको दिखाएंगे। ये जो यहाँ पे हथियार है ये सीआरपीएफ इस्तेमाल करते हैं। जो हथियार यहाँ पे है ये यूनिक हथियार है, इनको इस्तेमाल करते हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे ये जो हथियार है किस किस काम आते हैं। सर ये जो बताइए, आप मुझे बताइए ये जो ये वाला हथियार है ये क्या है? इसका नाम 84 mm CGRL है, रॉकेट लॉन्चर। सर ये स्पेशल ऑपरेशन के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि कोई टेररिस्ट अगर बिल्डिंग वगैरह में छुप जाता है और काफी परेशानी के बाद भी अगर उस पर कामयाबी नहीं मिल पाती है तो उसके बाद में हम सर इसको रॉकेट लॉन्चर को इस्तेमाल करते हैं तो ताकि कामयाबी मिल सके। आपने बताया रेंज कितना होता है इस रॉकेट लॉन्चर का? सर रेंज 700 मीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक की रेंज होती है सर। और भी कुछ हथियार है यहाँ पे, हम आपको दिखाएंगे। ये वाला हथियार, ये वाला हथियार है, ये है क्या? और थोड़ा बहुत नाज़रीन को बताइए क्या है हथियार और कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ये सर मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर है, इसका भी इस्तेमाल हम स्पेशल ऑपरेशन में ही करते हैं। उसके बाद में जो सर आप आगे हथियार जो देख रहे हैं, ये जो मजमा वगैरह हो जाता है उधर भी हो जाते हैं, पत्थरबाजी जो करते हैं तो उनको उससे सेल्फ फायर किया जाता है ताकि मजमे को तितर बितर किया जा सके और कानून व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। ये हमारे साथ एक जवान है, आप देख सकते हैं कि इसने जो यूनिफॉर्म पहनी है और इसके सामने इसकी राइफल भी है। इनसे बात करेंगे, ये जो वर्दी इन्होंने पहनी है ये किस लिए पहनी है उन्होंने और कहाँ ये जरूरत पड़ती है? कहाँ ये जरूरत पड़ती है जो यूनिफॉर्म और जो गन? ये खास तौर पे जैसे किसी दुश्मन के ऊपर एम्बुश लगाया जाता है तो जिस जंगल झाड़ी उसके ऊपर ढलने के लिए जो कैमोफ्लेज कंसेलमेंट होता है उसके हिसाब से उसके मुताबिक जैसे हम छुप जाते हैं जंगल झाड़ी में और दुश्मन के ऊपर वार करते हैं, इसलिए ये ड्रेस पहनाया जाता है। जो दुश्मन होगा दुश्मन को ये नजर नहीं आता है? नजर नहीं आता है दुश्मन को, ये नजर नहीं आएगा बिल्कुल। ये जंगल झाड़ी के माध्यम से ये उसके मुताबिक जैसे जंगल झाड़ी है उस मुताबिक ही है। ये सर RE-70 डिसरप्टर है। इसका यूज जो है कहीं अगर आईडी रहती है, ठीक है, तो अगर पता चल रहा है कि उसका पावर सोर्स किधर है, ठीक है, मैकेनिज्म किधर है, तो इससे मुख्य रूप से जो है रिमोटली हम लोग जो है इससे जो है क्या करते हैं कि उसका पावर सोर्स को अलग कर देते हैं। ये जो यहाँ पे ये बम सूट है सर, कहीं आईडी रहता है, ठीक है, तो उसको रिमोटली तरीके से, ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद जो है मतलब हमको कोई खतरा ना हो, तो इसलिए इसको पहनने से जो है ये बम के धमाके से जो है हमें बचाते हैं। ये थे कुछ यहाँ पे हथियारों की डिस्प्ले किया गया था और कुछ जो बम डिस्पोजल स्क्वाड सामान इस्तेमाल करता है इसका डिस्प्ले किया गया था। तो ये इसलिए किया गया था ताकि लोगों को जानकारी लगे कि सीआरपीएफ के पास कौन कौन से हथियार है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल के लिए मैं अवंतीपुरा से सईद मंजूर। अमरनाथ यात्रा को खुश उसलूबी से मुनक्किद कराने के लिए सीआरपीएफ पूरी तरह तैयारी कर रही है। इन बातों का इजहार आईजी सीआरपीएफ MS भाटिया ने लेथपोरा पामपोर में मीडिया के साथ किया। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा को खुश उसलूबी और पुरअमन तरीके से मुनक्किद कराने के लिए सीआरपीएफ ने तैयारियां शुरू कर दी है और इसी हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स से बातचीत चल रही है ताकि इमसाल यात्रा बेहतर तरीके से अंजाम हो। अमरनाथ यात्रा के लिए भी तैयारियां हमारी शुरू हैं और सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके जो भी विधि व्यवस्था की बात है एक शांतिपूर्ण ढंग से उसको संपन्न कराने के लिए हम लोगों ने कमर कसी हुई है। जो भी फोर्सेस हैं उनका डिप्लॉयमेंट और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, यात्रियों को सुविधा प्रदान करना, ये सारी चीज़ों पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग इसको
शांतिपूर्ण ढंग से और संपन्न कराएंगे। वर्ल्ड हेल्थ डे पर एलजी मनोज सिन्हा ने पुरजोश अंदाज में मुबारकबाद दी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि वो डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की बेलोस खिदमत पर उनके शुक्रगुजार हैं। लोगों की अच्छी सेहत और फलाह को यकीनी बनाने के लिए पेशावर बेलोस खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कश्मीर में भी आलमी योम सेहत मनाया गया। इस मौके पर डेंटल कॉलेज में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कई महकमों के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ अजला के अस्पतालों को शोबे सेहत में खिदमत देने पर अवार्ड से नवाजा गया। वहीं चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने कहा कि कोरोना के केसेस में इजाफे के बावजूद महकमे सेहत पूरी तरह से अलर्ट है। सुनिए उन्होंने और मजीद क्या कुछ कहा। देखिए, कोविड को लेकर हम देखें पूरी कंट्री में एक इंक्रीज देखने को नज़र आ रहा है और पिछले लगभग 1 महीने से वो लगातार एक इंक्रीज आ रहा है। जम्मू कश्मीर में भी अगर हम बात करें तो एक राइजिंग ट्रेंड हम देख रहे हैं। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी लगातार हमें गाइडेंस मिल रही है, पहले भी मिलती रही है और हमने कुछ टेस्टिंग बढ़ाई है पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन जिस तरीके से मिली थी कि जो सिम्टोमेटिक केसेस हमारे पास हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट कर रहे हैं, चाहे जिनको इन्फ्लुएंजा की तरह के कोई सिम्टम्स हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के केसेस हैं, तो उनकी टेस्टिंग हम कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं केसेस बढ़ भी रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ये नज़र ज़रूर आ रही है कि हॉस्पिटलाइजेशन उस तरीके से नहीं है। जो कंट्री में भी देख रहे हैं, ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट है जिसको XB.1.16 कहा जा रहा है, वो ज़्यादा उसके केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है। हमारे यहाँ पे भी जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब जो स्कीम सौरा में है वो एक्टिवेट हो गई है। यहाँ पे भी हम जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं और हमारी जो तमाम फील्ड के जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जो फील्ड की टीम्स हैं, उनको जो ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडलाइंस वो उनको मिल गई हैं, वो पूरी तरह रेडी हैं और किसी भी चीज़ की मुझे लगता है घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से हम देख रहे हैं कोविड को और हमने कोविड को हैंडल किया, बड़ा अच्छा किया है। हमारे स्टाफ पूरी तरह से ट्रेंड है, इक्विप्ड है और हमारे हॉस्पिटल्स भी इक्विप्ड हैं। इस महीने की 10 और 11 तारीख को पूरी कंट्री में एक मॉक ड्रिल होने जा रहा है। हमने पिछले दिनों भी एक मॉक ड्रिल किया था, एक मॉक ड्रिल फिर से होने जा रहा है, जिसमें हमारे अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे ऑक्सीजन के प्लांट्स हैं, हमारा बाकी ज़रूरी जो इक्विपमेंट है, मशीनरी है और मेडिसिन, इन सब का जो एक मॉक ड्रिल होगा और रिपोर्ट किया जाएगा और जो कहीं गैप होंगे उसको फिल भी किया जाए।